हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, वो भी इन शॉर्ट में। एक साथ हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी मजेदार तरीके से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, आप जानते हैं नहीं ना? आपके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन मार्क आया होगा, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। हमारा प्रिंसिपल का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है। तो ये क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है और एक मेथड है जो क्या करता है, हमको हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या, आप एक प्रिंसिपल से चल रहे हो, मतलब आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, एक मेथड फॉलो करना है कि मैं इसी तरीके से अगर रोज एक एक चैप्टर पढ़ता रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करके सारे चैप्टर कवर कर लूंगा और मेरे एग्जाम आने तक, मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम आने तक मेरे पूरे चैप्टर हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रिंसिपल बना रहे हो, एक मैनेजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि आप एक टेक्निक बना रहे हो, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, टू अचीव योर गोल, यानी जो आपका गोल है, मतलब स्कोर करने का 12th में। करेक्ट। तो ये क्या है, जो ये टेक्निक्स है वो क्या है, सब लोग यूज करते हैं, यानी यूनिवर्सल है। हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल है। मतलब सब लोग अपने अपने टेक्निक्स यूज करते हैं अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए। सबके गोल डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन टेक्निक सबके डिफरेंस नहीं हो सकते। सब लोग कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बना रहे होंगे, एक मैनेजमेंट कर रहे होंगे टाइम का, अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, सबका मतलब क्या कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट तैयार कर रहे हो आप एक टेक्निक से कि आप अपने गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। ठीक है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब क्या, ये एक क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है। मतलब क्या, सबके लिए क्या है, कोई भी काम रहने दो, सबका क्या है, गोल अचीव करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। प्रपोजिशन मतलब क्या करेगा, आप क्या करोगे अपने टाइम को, अभी जैसे आपको अपना गोल अचीव करना है तो आप टाइम को क्या कर रहे हैं, प्रपोजाइज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, बांट रहे हो कि हाँ इतने पर्टिकुलर टाइम में मैं ये करने वाला हूँ, इतने पर्टिकुलर टाइम में ये, इतना इतना ऐसे। करेक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेचर यानी कि फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैंने अभी बताया क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है सबके लिए। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी बिजनेस रहने दो, चाहे सोल प्रोप्राइटर का रहने दो या फिर एनपीओ यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, चैरिटी हाउस रहने दो, कॉर्पोरेशन जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होंगी साथ में। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज होंगी, फिर जनरल पार्टनरशिप रहने दो, कोई भी, सब में क्या, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी अपने गोल को अचीव करने के लिए सबने अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, अपना एक टेक्निक बनाया होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या होता है, मतलब क्या कर रहे हो, कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। करेक्ट। मतलब कि आप इसी के अकॉर्डिंग काम करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मतलब जनरल गाइडलाइंस ही ना हो तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे बोलता है कि क्या होता है ये, मतलब फिक्स नहीं होता। करेक्ट। आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी टेक्निक होता है, वो क्या है, फॉर्म होता है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे डे बाय डे, मतलब क्या, आप अपने मतलब डेली रूटीन की बात करें तो आप डेली वो काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक फ्री हो, तो आप उस टाइम पे आप स्टडी कर सकते हो। वैसे ही बिजनेसमैन को भी पता होता है कि कौन सा चीज मतलब हमारे बिजनेस के लिए बेटर है, हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो भी एक इजी फ्लो में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा प्रिंसिपल का नेचर है वो क्या, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि क्या, जो हमेशा क्या होता रहे, चेंज होता रहे। अब हमेशा चेंज होना यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना। अब ऐसे नहीं कि प्लान बना दिया, मतलब प्लान अगर ए डिसाइड हुआ है तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्लान बी भी रहना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल हो सके, चेंजेस कर सके हम इजीली। ठीक है, ये बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है। बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या होता है,
आप कैसे बिहेव करते हो वही डिपेंड करता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स यानी बॉस, रिलेशन है यहाँ पे, बिहेवियर यानी रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो हमारा बॉस है वो कैसे रिलेट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, जो भी सुपरवाइजर है, फिर उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है, उन लोग का बिहेवियर मैटर करता है कि गोल अचीव होगा कि नहीं होगा बिजनेस का। वो कैसे, मतलब सपोज बॉस ही अच्छा ना हो तो सुपरवाइजर को क्या सुपरवाइज करने के लिए देगा, सुपरवाइजर में कमी होगी। सबका क्या होता है, बिहेवियर मैटर करता है। अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प ही नहीं कर रहा है तो जो सबऑर्डिनेट्स है वो कैसे अपने आप को मतलब आगे के लिए रन कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, जो मैनेजर है उसको क्या करना है, मैनेज करना है, देखना है कि वो बिजनेस अच्छे से जो है ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैसे करना है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब क्या, कोई भी चीज अगर होती है तो उसका क्या होता है, पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा, अगर आपने एग्जाम में पढ़ाई नहीं की है तो उसका कॉज इफेक्ट, कॉज मतलब क्या, आपने किया नहीं, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। करेक्ट। वैसे ही अगर इन दोनों के बीच में यानी सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर के बीच में बनती ही नहीं है और उन लोग काम ही नहीं, सुपरवाइजर जो सुपरवाइज कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट्स है, जो भी नीचे के वर्कर है, उन लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या होगा, कॉज होगा, मतलब क्या, लोग के बीच में बन रही है, कोई बात नहीं मान रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस रन अच्छे से नहीं करेगा और बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा, अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। करेक्ट। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल एंड इम्पोर्टेंस। क्या है, जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब क्या, जो भी आप उन बिजनेस के लिए यूज करने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप सबको अचीव करना है, सब पे फोकस करना है। ये नहीं कि ए कंप्लीट ही नहीं हुआ डायरेक्ट सी पे चढ़ गए, ऐसा होता है क्या, नहीं। मतलब क्या, जैसे एक स्टेप, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना एक बाय वन करके, वैसे ही क्या होना, पहले ए प्रिंसिपल, बी प्लान, फिर सी प्लान, फिर डी को अचीव कर पाओगे, तब जाके अपना गोल आप अचीव कर सकोगे, यानी बिजनेस का गोल। ठीक है। सिग्निफिकेंस यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है हमारे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स का, देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। इनसाइट मतलब क्या, रास्ता दिखाता है, किसको, मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर को रास्ता दिखाता है मतलब कि वो बताता है कि भाई, मतलब प्लान ए है, ऐसे मैनेज करना है, ऐसे वर्कर्स को हैंडल करना है, समझ में आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट सिखाता है हमको कि हम कैसे मैनेज करेंगे रॉ मटेरियल्स को, कैसे वर्कर्स को, कैसे हमारे ऑफिस के स्टाफ को, कैसे बॉस को, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट हमको सिखाता है। करेक्ट। तो ये क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है, एक रास्ता दिखाता है क्या करने के लिए, एक यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, कि आप क्या कर रहे हो, एक जो भी रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, मिनिमम तरीके से यूज कर रहे हो। मिनिमम यानी कि मतलब क्या, मिनिमम यूज करना और मैक्सिमम आउटपुट निकालना। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जो साइंटिफिकली क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है कि इतने टाइम में काम होना चाहिए, और रियल टाइम जो यूज होता है वो स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या, कि इतने पर्टिकुलर टाइम में, सपोज 5 आवर्स में ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अगर वो 4 आवर्स में बन जा रहा है, रियल टाइम उसको बनाने में 4 आवर्स लग रहा है, तो मतलब स्टैंडर्ड टाइम के अंदर हो गया। करेक्ट। अगर उसको 6 आवर लग रहे हैं, मतलब क्या, ये चीज नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल गई, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा मैन पावर लगा। समझ में आ रहा है। तो क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में कुछ भी आ सकता है, मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन, ठीक है, मशीन, और फिर रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट, मतलब ऐसे तरीके से होना चाहिए जहां पे एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज ना हो। साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, अभी मैंने बताया, मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं कि एक स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल इतना ही लगने वाला है 100 आउटपुट्स के लिए, यानी 100 प्रोडक्ट के लिए। करेक्ट। इतना, और फिर इस 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब 48 आवर्स लगने चाहिए, यानी 2 दिन का टाइम लगना चाहिए। करेक्ट। ये साइंटिफिक डिसीजन है, मतलब क्या, ये साइंटिफिकली आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आउटपुट बनाने में इतना समय लगता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इतना इनपुट लगता है। मतलब क्या, आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ
चीज बना रहे हो जिसमें आप ये फिक्स कर चुके हो कि इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला है, इतना ही लगने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ये मैनेजमेंट हेल्प करता है कि अभी देखो आपको मैनेजमेंट से ही पता चला क्या एफिशिएंट यूज करना है, आपका कोई भी एक्सपेंस खर्चा नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं पे करना पड़े आपको, जो भी वर्कर है एक्स्ट्रा पे ना करे, जो भी वर्किंग आवर है उसके अंदर ही काम करे। तो वर्किंग आर के अंदर काम करेगा तो क्या होगा, मेरा पेमेंट जो भी मतलब करना होगा वो टाइम पे होगा, फिर मेरे को फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा, फायदा ऐसे होगा कि मेरे को क्या होगा, वेस्टेज कम होगा। समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे अपने प्रॉफिट में। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट लगने वाला है वो कम होगा और मेरा इनकम ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सोसाइटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझेंगे। अब वो कैसे समझेंगे, जो भी मतलब पोल्यूशन रिलेटेड चीज होगी, ठीक है, वेस्टेज कम करेंगे तो हमको ये भी तो देखना है ना। मैनेजमेंट हमको ये भी सिखाता है कि हमको क्या करना है, पोल्यूशन भी नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, इको फ्रेंडली काम करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इनकरेज करना है क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट को। अब रिसर्च मतलब मालूम है ना, नई नई चीज, इनोवेशन, ये सब चीजें। तो मतलब मैनेजमेंट ये भी सिखाता है हमको कि हम कैसे इनोवेटिव तरीके से, मतलब क्या हम लोग को वेस्टेज कम करना है, तो नए नए मशीन्स आ गए हैं जो हमको कम टाइम में एक्स्ट्रा आउटपुट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये इनोवेशन के अंदर आता है। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है। मैनेजमेंट कौन हेल्प करता है हमको, मैनेजमेंट हेल्प करता है। अभी मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है, यानी मैनेजर को सिखाएगा कि कैसे मैनेज करना है, कि जो भी ऑफिस के वर्कर हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी सुपरवाइजर है, वो कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करे और कैसे काम करा के ले रहा है। ये मैनेजर का काम है, मैनेज करना। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करना सिखाता है, मतलब क्या, आपस की बॉन्डिंग बनाना सिखाता है कि कैसे काम करना है, और बॉस को कंट्रोल करना सिखाता है कि कैसे काम करवा के लेना है, ठीक है। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ पे क्या है, हम मैनेजमेंट हमको ये भी हेल्प करता है कि हम अपने जो भी गोल है उसको इजीली अचीव कर पाए। समझ में आ रहा है, ये क्या सिखा रहा है, हम लोग को सब चीज तो सिखा दे रहा है, इनोवेशन सिखा दे रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग सिखा दे रहा है, हमको कैसे प्लान करना है सिखा दे रहा है। तो ये क्या है, डेवलपिंग अप्रोच है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की थियरीज क्या होती है, मैनेजमेंट मतलब क्या। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तुमने जान लिया कि मैनेजमेंट हमको कहाँ हेल्प करता है, मैनेजमेंट कैसा है। तो हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट की थियरी क्या है। अब तो हम प्रैक्टिकल टर्म में जाना देखते हैं। मैनेजमेंट एक थियरी है, क्या है, ऐसे थियरी है जो क्या है, सेट ऑफ जनरल रूल्स है। ये क्या है, एक रूल्स है। मैंने बताया मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है एक रूल, ठीक है। दैट गाइड द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है मैनेजमेंट, हमको बताता है, यानी मैनेजर को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो भी बिजनेस रन हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स, यानी कि जो भी इकोनॉमिस्ट थिंकर, जो भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसमें से जिसमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं, एल्टन मायो हैं और हेनरी फ्योल है। तो देख लेते हैं हम लोग किसकी किसकी थियरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल की, जो हमारे ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, उनकी पढ़ने वाले। समझ रहे हो, दाढ़ी वाले बाबा। तो इनकी जो थियरी है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस को कैसे चलाना है, ठीक है। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 को उनकी डेथ हुई, ये उनका बर्थ डेट और ये इनका डेथ डेट, ठीक है। वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, क्या थे, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनकी थियरी क्या है, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद अपने 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल बनाया था, ठीक है। जिसका बुक में था, कौन सी बुक थी फेमस, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। याद रखना, इनके प्रिंसिपल कितने हैं, 14, और उनके बुक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारे देख लेते हैं 14 प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे किसकी तरफ से, हेनरी फ्योल की तरफ से। तो हम देख लेते हैं हम क्या यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीरियस डूड केस। ये जो हमारे दाढ़ी वाले बाबा है उनका एक केस है जो क्या है, सीरियस डूड केस। मतलब क्या है, इनका एक जो भी
प्रिंसिपल है वो क्या है, एक सीरियस डूड केस की तरह है। तो देख लेते हैं, जब इसमें सबसे पहले एस से, एस हमारा सब ऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, फिर ई से इक्विटी, आर से रेम्यूनरेशन, इनिशिएटिव्स, ओ से ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड एंड एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, डूड में डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्कॉलर चैन एस्पिरिट दे कॉप्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक टर्म को क्या करते हैं, डिटेल में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब क्या, रेम्यूनरेशन मतलब जो भी आप क्या कंपनसेशन मिलता है काम करने के बदले। ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या, इक्वल, इक्वल मतलब फेयर मतलब क्या, बराबर। ठीक है, बराबर मतलब यहाँ पे फेयर मतलब क्या, सबको, जो काम मतलब वर्कर का काम कर रहा है उसको भी, और जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको भी सेम सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं। फेयर का मतलब ये होता है कि उनके स्किल्स, उनकी एक्सपर्टाइज और उनकी नॉलेज और टेन्योर, ये सब के हिसाब से क्या उनको रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए, यानी जो भी उनकी सैलरी है उसको उनके स्किल, एक्सपर्टाइज, उनकी नॉलेज के हिसाब से पे करना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, वॉलंटरी। अभी देखो क्लास में कैसा होता है कि आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर अच्छा टीचर है तो आप फट करके जवाब दे दोगे, करेक्ट। लेकिन अगर वही टीचर सर है, चल बैठते, गलत बोल रहा है, तो फिर आपको कैसा लगेगा, समझ में आ रहा है। तो वहां पे इन्होंने क्या बोला है, हमारे हेनरी फर्जी ने क्या बोला है, दाढ़ी वाले बाबा ने बोला है कि वॉलंटियरली आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको ऑफिस में, यानी जो भी वर्किंग प्लेस है वहां पे आपको क्या होना चाहिए, फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज। नहीं तो मतलब बॉस आपको चूज ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबको क्या होना चाहिए, इनिशिएट करने का एक फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे यहाँ पे राजा रानी चेस में होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर, जो पावर होती है ना बिजनेस को रन करने की या फिर ऑर्डर देने की, वो क्या होना चाहिए, किसी एक हैंड में और फ्यू हैंड्स में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा, सब अपने आप को बॉस समझेंगे तो काम कौन करेगा, करेक्ट ना, फिर तो काम तो रह जाएगा। तो क्या है, ये क्या ऐसा होता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर लार्ज साइज का है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, और अगर मतलब छोटा है, छोटा साइज का बिजनेस है, वहां पे सिर्फ किसी एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, स्कॉलर चेन का मतलब क्या होता है, एक ये हायरार्की अथॉरिटीज की जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो अथॉरिटी ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैं बताती हूँ क्या, सपोज डी डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। तो डी सबसे लोअर है, अगर डी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि भाई बिजनेस रिलेटेड, तो ये डी सी के पास जाएगा, फिर सी बी के पास जाएगा, फिर बी ए के पास जाएगा। ठीक है, फिर ए को ऑर्डर देना है जी को, तो जी ए के पास जाएगा, फिर ये ई के पास, फिर एफ, ऐसे फिर एफ जी के पास। करेक्ट। गैंग गैंग प्लैंक क्या होता है, स्कॉलर चैन और गैंग प्लैंक दो ही चीज है। स्कॉलर चैन का मतलब क्या होता है कि हमारे मतलब जो भी स्कॉलर चैन मतलब एक चेन के हिसाब से जा रहा है, मतलब डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए। फिर इसको अगर आंसर करना है तो ये क्या करेगा, ए को देगा, ए बी को देगा, बी सी को देगा, फिर डी देगा। इससे कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये टाइम को बचाने के लिए भी सपोज कुछ इमरजेंसी हो गई तो इतना टाइम करने में तो फिर वो बिजनेस बंद ही हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, डायरेक्ट क्या करना है, डी और जी का या फिर डी और ए का डायरेक्ट क्या करना है, बात करवा देना है। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और हमारी इमरजेंसी में फटाफट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जो ये डायरेक्ट बात होता है, मतलब अभी डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, फिर ए जवाब देगा ई को, फिर ई आएगा एफ के पास, फिर जी आएगा, फिर जी आके डी को बताएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट बात करवा देंगे डी और जी से। तो ये क्या है, गैंग प्लैंक है। तो मतलब क्या, एक थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं, गैंग प्लैंक बन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हुक्म देना नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक कोई भी एक चीज होता है वो एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से, यानी एक तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब समझ रहे हो कि जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब सपोज आपके घर का है, तो अगर आपका पर्टिकुलर कोई मतलब क्लोथ रखने की जगह होगी तो वो कबर्ड में होगी, मतलब फिक्स चीज है ना, फिक्स जगह पे ही रखना है।
टब है तो वो बाथरूम में रखना है, समझ रहे हो? तो मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए क्या है, पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड है, और पर्टिकुलर प्लेस के लिए पर्टिकुलर चीजें डिसाइडेड है। तो वही बोला है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब सबके लिए सबका प्लेस डिसाइडेड है। मतलब यहाँ पे ये कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल्स है उन लोग का क्या है, अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सपोज अभी काम करने का टाइम है और जो भी ह्यूमन रिसोर्स यानी जो भी वर्कर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा और काम रह जाएगा। तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम हुई। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि जहां जरूरत है, मतलब राइट प्लेस पे राइट चीज होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस ऑन राइट जॉब। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब अगर आप कूली के काम के लिए, ठीक है, कूली के काम के लिए मैनेजर को रख लोगे तो कर पाएगा क्या, और मैनेजर को कूली की जगह रख दोगे तो काम कर पाएगा क्या, नहीं ना। तो वैसे ही मतलब क्या, राइट प्लेस पे राइट जॉब पे रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी देखो सबसे चीज मैंने क्या बोला कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, मतलब अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। मतलब क्या, उसको मालूम है कि मेरे को 6 महीने बाद निकाल देंगे, 6 मंथ बाद मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या मन लगा के काम करेगा, अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है हमको, उन लोग को क्या देना है, सिक्योरिटी देना है। क्या देना है, सिक्योरिटी देना है कि भाई हाँ, तुम्हारी वर्किंग जॉब सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी है तुम्हारे वर्किंग में। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। मैंने अभी बोला कि अगर उसको लगेगा कि भाई मेरे को जॉब से निकालने वाले हैं, तो वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, टर्नओवर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब क्या, सबके डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या, देखो सब लोग अलग अलग काम में स्पेशल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो सिर्फ टेक्निक से डील करता है, फाइनेंशियल मनी रिलेटेड, कमर्शियल जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में परचेस सेलिंग हो रहे हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। तो सबका क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से सबको क्या करना है, वर्क डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? ये बॉस अलग अलग डिपार्टमेंट फिर अलग अलग क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से काम डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी मतलब किसी चीज का आपके पास अथॉरिटी है कि आप कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये आती है कि क्या करना है, आपको उस वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है? इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएट फ्रॉम सबऑर्डिनेट। मतलब क्या, आपके पास अथॉरिटी है, अगर आप बॉस हो या मैनेजर हो, ठीक है, तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, वर्क को मैनेज करना है, और जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनको भी मैनेज करना है। तो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है, साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अगर अथॉरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, एक ब्रिज। मतलब आप अगर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो तो अपने गोल को क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। तो हमारे फ्योल जी क्या बोलते हैं, दाढ़ी वाले बाबा हमारे, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्या ये हम लोग को गोल अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। मतलब क्या, हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना है जिससे हम क्या कर पाए, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यहाँ पे क्या है, जो भी मेंबर हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को क्या, ऑर्डर एक ही पर्सन से रिसीव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होगा, अभी यहाँ पे एक और बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, इसने बोला एक काम करो, आप लोग ए काम करो, ये दूसरा बोलेगा भाई तुम लोग बी काम करो, तो फिर सबको समझ नहीं पाएगा कि हम लोग किसकी बात माने। करेक्ट, इनकी बात माने या इनकी बात माने। मतलब कि इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, आज एडवर्टीजमेंट के लिए काम करो, कैसे कैसे एडवर्टाइज करना है। इन्होंने बोला कि नहीं, तुम एक काम करो कि रिसर्च करो कि हम अपने कॉस्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या होगा,
दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ये जो सबऑर्डिनेट से जो भी मेंबर है उन लोग के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि किसकी बात मानना है। तो क्या होना चाहिए, ओनली वन सुपीरियर होना चाहिए, मतलब जो सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब दो लोग आ रहे हैं और आपस में मतलब कि भाई मेरा काम करो मेरा काम करो और बीच में क्या हो रहा हो, डिस्प्यूट हो रहा हो, ठीक है। और लोगों के बीच में जो भी मेंबर है वहां पे काम करने वाले लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, मतलब क्या, जो सुपरवाइजर बोलेगा वही बाकी सब मेंबर को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। हर एक मेंबर में एक मैनेजर होता है और उसी का सिंगल प्लान होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे मतलब ये कि जब आप बिजनेस रन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपका गोल जनरल होना चाहिए। जनरल मतलब क्या, आपका गोल वही होना चाहिए जो बिजनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। आप अपने इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मुझे मुझे खुद आगे बढ़ना है, करेक्ट, तो ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स जो भी उनकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, कम इंपॉर्टेंस देना है, लेस इंपॉर्टेंस देन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच, बराबर ना, वो लोग मैच को जीतने के बारे में सोचते हैं। अगर वो लोग यही सोचे कि मेरे को अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाना है तो उसको मतलब नहीं है कि मैं मतलब मैच हारे या जीते। वैसे ही एक इंडिविजुअल उसको खाली अपनी अर्निंग की पड़ी है कि मेरे को कैसे अर्न करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसको उसका नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी सबऑर्डिनेट्स उन लोग को अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है, कम इंपॉर्टेंस देना है, और जनरल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट उसको क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या, बराबरी, फेयर एज वेल एज फ्रेंडली, ठीक है। नॉट बी इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब क्या, जेंडर रिलेटेड भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब फेयरनेस रिलेटेड भी नहीं करना है, मतलब किसी भी रिलेटेड आपको क्या करना है, इक्विटी ही रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो उनके उनके हिसाब से उनको करना है। डिपार्टमेंट देखो यहाँ पे बोला है, इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द रेम्युनरेशन शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग, उनके लेवल के हिसाब से जिस पे वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पे होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दी कॉर्प्स, एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, टीम वर्क। हेनरी फ्योल हैज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क, उन्होंने टीम वर्क की बात की है। मतलब क्या बोलते हैं ना कि एक हाथ से चार हाथ भले, समझ में आ रहा है। तो टीम वर्क सबसे ज्यादा काम करता है। मतलब क्या, यहाँ पे एक ये क्या है, वैल्यूएबल असेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर टीम वर्क है मतलब अगर जहां एक लोग काम कर रहे हैं वहीं पे चार लोग काम करेंगे तो वो काम जल्दी अचीव हो जाएगा, और लोगों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, और डिफिकल्टीज क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी ऐसे चुटकियों में, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, लीडर और मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, और हमारे हेनरी फ्योल जी की किसकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, और इनकी क्या है, साइंटिफिक। ये सिर्फ साइंटिफिकली बात करेंगे, ये साइंस की ही बात करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं कैसे बेचारे से हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे, अमेरिका थे, और वो कहाँ के थे, फ्रेंच के थे, ठीक है। स्टार्टेड हिज करियर मिडवेल स्टील वर्क्स, ठीक है। आगे इनके बारे में आप पढ़ लेना। इन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिक डेटा बनाया जिसमें उन्होंने क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फेल को मॉडर्न मैनेजमेंट के कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये याद रखना, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक जी ने क्या बोला है देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, मतलब मैनेजमेंट में वांट मेन टू डू एग्जैक्टली, मतलब क्या आप क्या करवाना चाहते हो, और उसको क्या करना, देखना कि वो अपने बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
उनका कहना है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, कॉपरेशन, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। देख लेते हैं एक एक चीज को डिटेल में। हमारे फ्रेडरिक विंसलो क्या बोलते हैं कि ये क्या है, जो मैनेजमेंट है, देखना याद रखना, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या, ये ट्रायल और एरर यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, इसको क्या है, एक साइंस है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड चीज निकलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूट्स। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब ये जो रूल ऑफ थंब मतलब एक्सपेरिमेंट पे चल रहा था ना, मतलब एक्सपीरियंस पे, सॉरी एक्सपीरियंस पे चल रहा था ना, कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए, जिससे क्या हो, वेस्टेज कम से कम हो सके। अब एक्सपीरियंस मतलब क्या, आप पहले उस चीज को करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, फिर उसमें कुछ गड़बड़ होगा, फिर वापस से ट्राई करोगे, फिर उसमें कुछ गड़बड़ होगा, फिर वापस से ट्राई करोगे, तो क्या होगा, इससे कितना सारा वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे फ्रेडरिक जी बोलते हैं कि भाई तुम्हें ना ये जो कर रहे हो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर वो यूज कर रहे हो, इसे क्या करो, आप साइंटिफिकली एनालाइज करो ना, कि इतना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लगने वाला है और इतना स्टैंडर्ड टाइम लगने वाला है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन यानी यहाँ पे डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, आपस में बनती नहीं हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ना बना, मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो आप, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बने, हार्मनी होनी चाहिए, मतलब क्या, बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विल हेल्प द मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे सब एम्प्लॉइज को, तो क्या होगा, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, ये क्या करता है, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज को क्या करता है, चेंज करता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, अब सपोज बॉस है, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक को बहुत ज्यादा मान रहा है, फिर 3 बोलेंगे कि फिर मैं क्यों करूं, है ना, इसी को बॉस सबसे ज्यादा मानता रहता, तो यही करे ना, यही अपना गोल अचीव करे, हम लोग क्यों करें। करेक्ट, तो ये क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब मेंटल है, ये मेंटली चीज हुई ना, उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों करें, वो सिर्फ इसी को मानता है और हम तीनों को नहीं मानता है, तो मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है कि मतलब उनके दिमाग में चेंजेस लाना है कि नहीं, सब लोग क्या है, इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। देखो सेम चीज इन्होंने भी वही बोली कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, यानी बिजनेस और जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है उन लोग के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब क्या, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, ये सब बनता है, तो इससे क्या होगा, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपने आप अच्छा हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरनल मतलब अगर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट सब प्रॉपर चल रहा है, कॉपरेशन है बराबर बीच में, तो जो भी मेरा बिजनेस का ग्रोथ है वो होगा ही होगा, और जो भी मेरा गोल है वो अचीव होगा। समझ में आ रहा है? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से दे देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी, वेयर एज एम्प्लॉइज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। देखो प्लान कौन बनाएगा, टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, करेक्ट, और उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको करेगा कौन एक्चुअल में, जो भी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स रहेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है, तो इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है कि मतलब जो भी मतलब लेवल के हिसाब से, ए लेवल बी लेवल सबको ये काम करना है, यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, जो भी मतलब अभी देखो नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के लिए, पहले लोग हाथ से करते थे, ठीक है, जो भी अब मशीन्स आ गई हैं, तो मतलब क्या एक्सपर्टीज आनी चाहिए ना, एक्सपर्टीज भी तो आनी चाहिए करने के लिए, तो मतलब क्या, प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहिए। जो चीज पहले, अब जैसे बुक में अभी अकाउंटिंग की बात की जाए, तो पहले अकाउंटिंग को क्या करते थे, बुक में लिखते थे, करेक्ट, अब तो भाई कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर में करते हैं, तो भाई जो पहले बुक में कर रहा था अकाउंटेंट का काम तो वो भी कर रहा था, करेक्ट ना,
अब एक नई नई टेक्निक आ गई तो फिर वो बुक से उसको भी तो कंप्यूटर आना चाहिए चलाना ना। तो मतलब क्या, उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए, उससे क्या कर सके अपने जो भी कैपेबिलिटी और स्किल्स को वो और बढ़ा सके। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे फेडेक जी बोलते हैं कि वर्क को ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से करना जिससे वो टास्क अच्छे से कंप्लीट हो, और फिर सिलेक्शन और ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, और ऑर्गेनाइजेशन करना है, और फिर हमको क्या करना है, अपना पीस वेज रेट प्लान करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब जो भी हम काम करने वाले हैं उसको स्टडी करना कि उसमें टाइम कितना लगने वाला है, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना कि ये पर्टिकुलर टास्क पूरा करने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, मेथड स्टडी मतलब हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, समझ में आ रहा है, मतलब क्या रॉ मटेरियल कितना यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करने वाले हैं कि हमारा कम से कम एक्सपेंस हो, जो भी वेस्टेज हो, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, कैसे क्या करना है, ये हमारा मेथड स्टडी के अंदर आता है। मोशन स्टडी मतलब क्या, मींस मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑफ मशीन, मतलब क्या हमको अपनी जो भी मशीन और मटेरियल है उसको यूज करना है, उसको मतलब जिससे हमका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोशन टेक्निक्स इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब क्या जो जरूरी है वो, और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क, मतलब क्या, अगर एक कोई टास्क करने के लिए, मतलब अगर मुझे 100 गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए 20 वर्कर की जरूरत है, और मेरे यहाँ पे 40 वर्कर है और 40 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों 40 वर्कर को वेज पे करूं जब मेरा 20 में काम हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मोशन टेक्निक के अंदर आता है। फैटिक स्टडी क्या होता है, फैटिक स्टडी मतलब क्या, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। अभी देखो आप पढ़ते कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो बिना ब्रेक के, तो एक बात आएगा आप क्या करोगे, खर्राटे लेने लगोगे और आप क्या हो जाओगे, भाई सो जाओगे, समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है, मतलब आप काम करते जा रहे हो विदाउट ब्रेक, तो क्या होगा, फिर काम करने का मन नहीं करेगा, और उसमें बीच बीच में ब्रेक मिलता रहेगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए क्या करना, हेल्थ और एफिशिएंसी भी जरूरी है, ये नहीं कि खाली काम करवाते रहो, उनको ब्रेक भी दो। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, लंच ब्रेक मिलता है, टी ब्रेक मिलता है, समझ में आ रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, मैंने बताया क्या, एक्सपेरिमेंट करना एट वर्क प्लेस, मतलब क्या, अगर जहां पहले हाथ से काम हो रहा था अगर मशीन वहां पे काम कर रही है तो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या, टूल्स और इक्विपमेंट और जो भी मशीन है उसको क्या करते रहना, हमेशा चेक करते रहना अपना कि मतलब कुछ खराबी ना हो, समझ में आ रहा है। रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैटिग अमंग द वर्कर एंड इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ वर्क, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, स्पॉइलेज यानी जो भी वेस्टेज है उसको कम करना, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, फैटिग अमंग मतलब लोगों को ब्रेक दोगे, जो भी बिजनेस सॉरी जो भी मेंबर वहां पे काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ब्रेक मिलेगा, फिर वो जाएंगे टी ब्रेक करके आएंगे, उनके अंदर और मतलब एंथुसियाज्म आएगा कि काम करना है, हाँ चलो, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मैंने अभी बताया, एक स्टैंडर्ड चीज डिसाइड करना। अभी देखो जैसे यहाँ पे टेलर ने बोला है, टेलर द नीड्स फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज ऑफ वर्क, मतलब क्या कि साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी, मतलब क्या कि सपोज 100, मैंने जिसे यहाँ पे ले लेते हैं, 100 चिप्स का पैकेट बनाने के लिए एक पर्सन को 6 आवर्स काम करना है, ये क्या है, स्टैंडर्ड बना रहा है। ठीक है, तो मतलब उसको 6 आवर्स काम करना है, उससे कम ना काम कर पाए, समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है, एक फिक्स कर रहा है फेयर डेज वर्क की, मतलब उसको पर्टिकुलर बंदे को 6 आवर तो मिनिमम काम करना ही करना है, जिससे क्या होगा, सपोज वो 4 घंटा ही काम करके चला गया, मतलब क्या, फिर मैं उसको 6 घंटे के हिसाब से पे कर रहा हूँ, दूसरे से क्या हो गया उसका, मतलब उसने 4 आवर्स काम किया और दूसरा 6 आवर्स काम कर रहा है, दोनों की सैलरी 20,000 ही है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना। By using this technique, employees will complete the task according to standard given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce. जो भी है मैनेजमेंट वो क्या करेगा, ध्यान रख पाएगा कि देखो 6 घंटा काम करना था तो 6 घंटा काम करना है, समझ में आ रहा है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मतलब क्या, सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मतलब क्या, अगर
वो फाइनेंस रिलेटेड स्टडी किया है तो उसको फाइनेंस रिलेटेड ही जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो मैनेजमेंट से रिलेटेड किया है तो उसको मैनेजमेंट रिलेटेड ही जॉब मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर वो वर्कर है और मतलब उसने कम पढ़ा लिखा है तो उसको मतलब वर्कर रिलेटेड जॉब मिलेगा। अगर वो अच्छे से पढ़ा लिखा है तो उसको ऑफिस में जॉब मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो राइट पर्सन एट दी राइट जॉब, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेशन, मतलब क्या, सबका क्या है, फंक्शन अपने हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब क्या, सब मिल के काम करने चाहिए। जो भी फंक्शन है वो सब मिल के, मतलब प्लान तो कोई और कर रहा है, इम्प्लीमेंट कोई और करेगा, और उस पर जो निगरानी रखने वाला रहेगा यानी नजर रखने वाला वो कोई और रहेगा, करेक्ट। Every worker will supervised by two different sets of supervisors. He recommend total 8 foremen to control the various aspect of production. इन्होंने अपना एक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें उन्होंने बोला है कि 2 डिपार्टमेंट रहेंगे, लोग क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें उन्होंने ए प्लानिंग लेवल बनाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि रूट कलर होना चाहिए जो हमको बताएगा कि हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर, ठीक है, कैसे काम होगा। इंस्ट्रक्शन कलर जो हमको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा पूरे कंप्लीट वर्क, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट कलर जो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि टाइम कितना लगने वाला है एक काम को कंप्लीट करने के लिए और उसका कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। और डिसिप्लिन इंश्योर दैट द वर्कर आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स, और अपने फैक्ट मतलब कि इनके हिसाब से 4 लोग ये एट प्लानिंग ए प्लानिंग लेवल पे काम करने चाहिए। फिर प्लानिंग बी लेवल पे भी 4 लोग रहने चाहिए, जिसमें गैंग बॉस होगा जो क्या करेगा, एक्चुअली काम करवा के लेगा, काम नहीं करेगा करवा के लेगा। स्पीड बॉस होना चाहिए जो ये देखेगा कि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस वो चेक करेगा जो भी मेंटेनेंस है मशीन की, मतलब मशीन तो नहीं खराब हो गई, अब मशीन खराब हो जाएगी तो क्या होगा, काम रुक जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर यानी स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कंप्लीट ही नहीं होगा। इंस्पेक्टर होना चाहिए जो इंस्पेक्ट करे कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अंदर सब काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, करेक्ट। फिर डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, मतलब क्या, काम के अकॉर्डिंग पैसा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द वर्क, ठीक है, मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। अब देखो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उसको हायर रेट्स मिलना चाहिए। अब मतलब 6 आवर्स काम किया ए में, बी ने भी 6 आवर्स काम किया, करेक्ट, तो दोनों को 20,000 मिल रहा है। फिर इसने 8 आवर्स काम किया, इसने 6 आवर्स ही काम किया, फिर भी दोनों को वेज सेम मिल रहा है 20,000, तो कैसे चलेगा, करेक्ट। तो इनका कहने का मतलब है अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पे करो, अगर वो काम कम कर रहा है तो उसको कम पे करो, समझ में आ रहा है। मतलब क्या कि एक स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनका वेज अर्न करने का, तो वो क्या करेंगे, काम और अच्छे से करेंगे, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए